नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में भारत की प्रमुख मृदा के बारे में पढ़ेंगे। यह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें मृदा से प्रश्न जो है रहता ही रहता है। आज वर्तमान समय में जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है उसी को देखते हुए हमने थ्योरी को सेट किया है। ठीक है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि मृदा यानी मिट्टी क्या होता है। तो देखिए, मृदा जो है यह पृथ्वी के भूपर्पट्टी के सबसे ऊपर पाई जाती है। ठीक है, इसका निर्माण पर्वतों एवं चट्टानों के विखंडित होने से, वनस्पतियों एवं जीवों के सड़ने गलने से तथा जलवायु की क्रिया से होता है। देखिए, मृदा जो है यह पृथ्वी के भूपर्पट्टी जो परत है, सबसे ऊपरली परत, उसमें पाई जाती है मृदा। और इसका निर्माण जो है पर्वतों और चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। वनस्पति और जो जीव होते हैं वो जब सड़ते हैं तो वो जो आगे चल के मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। इनके निर्माण होने में लाखों वर्ष का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि यह 2-4 साल में मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। इनके निर्माण होने में लाख वर्ष का समय लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। अब यदि ऐसे प्रश्न पूछे तो कोई भी बता सकता है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मृदा विज्ञान। लेकिन ऐसे पूछता नहीं है, वो कहेगा पेडोलॉजी। ऑप्शन में रहेगा पेडोलॉजी, यानी मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के द्वारा भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 8 वर्गों में बांटा गया है। रंग, उत्पत्ति और स्थिति के आधार पर ICAR के द्वारा भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए वो कौन कौन से वर्ग हैं, तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा और दलदली या फिर इसी को जैव या फिर पीटियम मिट्टी भी कहा जाता है, दलदली मृदा को। ठीक है, उसके बाद जो है मरुस्थलीय या फिर शुष्क मृदा के रूप में बांटा गया है। उसके बाद लवणीय मृदा और सबसे लास्ट में है पर्वतीय या फिर वन मृदा। तो इन 8 भागों में ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मिट्टियों को बांटा गया है। ठीक है, तो अब आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है ये 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। देखिए, यह देश के 40% भाग पर उपस्थित है जलोढ़ मिट्टी। अगर इसकी क्षेत्र की बात करें तो यह 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, यह भारत में पाए जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है भारत में। इसमें जो है फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, यह मिट्टी नदियों वाला क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए, जो नदी वाला क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, यानी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसका कारण है कि जलोढ़ मिट्टी को जो है नदियों द्वारा ही लाया जाता है, यानी नदी के माध्यम से ये जलोढ़ मिट्टी आती है और मैदानी भाग में बिछा दी जाती है। ठीक है, इस मृदा में बालू की मात्रा अधिक होने पर उसे दोमट मृदा कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है ये नदियों के द्वारा लाई जाती है, तो नदियों में तो बालू होता ही है। तो अगर जलोढ़ मृदा में बालू की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस मृदा को दोमट मृदा कहा जाता है। और यदि बालू की मात्रा उसमें कम है तो उसको कौप मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कौप। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अगर जलोढ़ मृदा में बालू की मात्रा अधिक हो जाए तो उसको कहेंगे दोमट मृदा, अगर बालू की मात्रा कम हो जाए तो उसको कौप मृदा कहा जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस तरह से देखिए कि जलोढ़ मिट्टी का जो है 3 नाम हो गया। एक नाम हो गया दोमट मृदा और इसी को कहा जाता है कौप मृदा तथा कछारी मृदा। तो ये तीनों नाम जो है आपको याद रखना है। प्रश्न आपसे ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे जो है कछारी मिट्टी कहा जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। या फिर कैसे भी घुमा के इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना पत्थर तथा जैविक पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है, तो पोटास यानी पोटेशियम की, फास्फोरिक अम्ल की
चूना पत्थर की तथा जैविक पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। तो इसको आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए कि फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की तो अधिकता होती है, लेकिन उसके साथ इसमें जो है फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अब देखिए नाइट्रोजन जो है यह क्या है कि पेड़ पौधों के लिए जो है नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का आप नाम सुने होंगे, तो वो पेड़ पौधों के लिए जरूरी होता है, ठीक है। एक वर्ड आया है यहाँ पर ह्यूमस। तो देखिए ह्यूमस क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के अपघटन से बनता है। अपघटन का मतलब टूट फूट, सड़ना गलना, तो उसको अपघटन कहा जाता है। तो जब पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु जो होते हैं वो मरने के बाद सड़ते हैं, गलते हैं, तो उससे जो है एक कार्बनिक पदार्थ बनता है और उसी कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहा जाता है। अब ये ह्यूमस जिस मिट्टी में रहता है तो मिट्टी में नमी बनाए रखता है। तो किसी भी मिट्टी में ह्यूमस का रहना जरूरी है ताकि उस मिट्टी में जो है नमी बनी रहे, ठीक है। तो ये जो ह्यूमस है ये जलोढ़ मिट्टी में नहीं पाया जाता है, यानी जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। उसके साथ नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी कमी होती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी होती है तथा जो है पोटेशियम, चूना पत्थर और जैविक पदार्थ की जो है अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है ये धान की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। किसकी खेती के लिए? तो धान की खेती के लिए, यानी धान की खेती सबसे अधिक, सबसे अच्छी किस में होती है? तो जलोढ़ मृदा में होती है, ठीक है। इसका विस्तार उत्तर भारत के साथ साथ पंजाब से असम तक तथा पूर्वी तटीय मैदान में भी इस मिट्टी का विस्तार है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है ये पंजाब से असम तक है और उत्तर भारत में भी है तथा पूर्वी तटीय मैदान में भी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जहां जहां पर नदियां हैं उसके किनारे किनारे, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में, यानी जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार होता है, खादर और बांगर। तो देखिए खादर जो होता है इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। खादर को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी या फिर नया जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए बाढ़ वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है तो खादर मिट्टी जो है ये बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक। तो इसको आप याद कैसे रखिएगा? तो देखिए खादर और ये इसको क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यानी नया जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो आपको जो है खान खान 4-5 बार बोलना है तो आपको याद हो जाएगा खान खान, खा से हो जाएगा खादर और नौ से नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो इस तरह से अगर आप 4-5 बार बोलते हैं तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि खादर को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि बांगर, इसको जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बांगर को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और ये मिट्टी जो है बाढ़ वाले क्षेत्रों से दूर होती है। खादर जो है यह बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और बांगर जो है यह बाढ़ वाले क्षेत्रों से दूर होती है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? तो आपको जो है 3-4 बार बोलना है बापू बापू बापू। बा से हो जाएगा बांगर और पू से पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो बापू बापू बोलिएगा तो ऐसे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि बांगर जो है इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब देखिए इन दोनों में जो है खादर और बांगर में सबसे ज़्यादा जल सोखता है खादर, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जल सोखने की क्षमता किस में होती है? तो खादर में होती है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं काली मिट्टी। तो देखिए भारत में इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के टूटने फूटने से हुआ है। देखिए जब लावा निकलता है तो लावा जब जमता है तो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है और वही बेसाल्ट चट्टान जब टूटता फूटता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है, यानी काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के टूटने फूटने से हुआ है, ठीक है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या फिर कपास की मिट्टी भी कहते हैं। तो ये जो नाम है इसको आप ध्यान में रखिएगा कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और कपास की मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है या फिर काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी ऑप्शन में रहेगा या फिर काली मिट्टी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है।
और इसको कपास की मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में कपास की फसल जो है बहुत अच्छी तरह से होती है, अधिक पैदावार होता है कपास का। इस वजह से इस मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इस मिट्टी का जो काला रंग है वह जो है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट जो है इस मिट्टी में उपस्थित रहता है, इसी के कारण जो है इस मिट्टी का रंग काला हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के वजह से इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी में कपास एवं गन्ने की खेती अच्छी होती है क्योंकि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है। देखिए, कपास की खेती और गन्ने की खेती जो होती है इसमें जो है पानी की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि गन्ना में जो है केवल पानी ही तो होता है। तो पानी केवल होता है, इसका मतलब वो पानी बहुत ज़्यादा खींचता है, यानी गन्ने को पानी की आवश्यकता ज़्यादा है। तो वह उसी मिट्टी में हो सकता है जो मिट्टी जल ज़्यादा सोखती हो, उसी मिट्टी में गन्ने की खेती होगी। तो काली मिट्टी जो है जल ज़्यादा सोखती है, इस वजह से काली मिट्टी में कपास और गन्ने की खेती अधिक होती है। ठीक है, इस मिट्टी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि काली मिट्टी जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में फैली हुई है। इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। इस इमेज में देखिए कि सबसे अधिक अगर कहीं पर काली मिट्टी है किसी राज्य में तो वह महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, अब हम देखते हैं लाल मिट्टी। देखिए, इसका निर्माण जो है कायंत्रित चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। किस मिट्टी का निर्माण जो है कायंत्रित चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? तो लाल मिट्टी का। ठीक है, यह मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में जहां वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत जो है वहां पर पठार है और वहां पर जो है वर्षा कम होती है, जैसे में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, इन सब के कुछ भागों में लाल मिट्टी देखने को मिलती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, इस मिट्टी में बाजरे की खेती अच्छी होती है। देखिए, बाजरे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लाल मिट्टी है, यानी लाल मिट्टी में बाजरा जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, इस मिट्टी का रंग लाल जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। देखिए, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। लेकिन जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है तो इसका रंग पीला हो जाता है। देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लाल मिट्टी को पीला मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब लाल मिट्टी जो है ये जल सोख लेती है तो ये पीली हो जाती है। किस कलर की हो जाती है? तो पीला कलर की हो जाती है, इसलिए लाल मिट्टी को पीला मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, आइए उसके बाद हम देखते हैं लेटराइट मिट्टी। देखिए, यह मिट्टी जो है उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। लेटराइट मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है उस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी होती है। ठीक है, क्योंकि अधिक वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो भूमि में दब जाते हैं और ऊपर केवल पत्थर बच जाता है, उसे ही लेटराइट मिट्टी कहते हैं। देखिए, जब वर्षा होती है तो भूमि के ऊपर का जो छोटे छोटे कण होते हैं तो अधिक वर्षा होने के कारण वह नीचे दब जाते हैं, भूमि के अंदर क्या होते हैं? दब जाते हैं, और ऊपर जो है केवल पत्थर बच जाता है, और उन्हीं पत्थर को जो है कहा जाता है लेटराइट मिट्टी। यानी लेटराइट मिट्टी जो है यह पत्थर के रूप में होता है, इसके छोटे छोटे ज़्यादा कण नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब अधिक वर्षा होगी तो भूमि के छोटे छोटे कण जब जमीन के अंदर यानी भूमि के अंदर दब जाते हैं और ऊपर केवल छोटे छोटे पत्थर बच जाते हैं तो उस पद्धति को निछालन पद्धति कहा जाता है। कौन सी पद्धति कहा जाता है? तो निछालन पद्धति कहा जाता है, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है किस प्रोसेस के द्वारा होता है? तो लीचिंग प्रोसेस या फिर निछालन पद्धति के द्वारा। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि निछालन पद्धति के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लेटराइट मिट्टी का होता है। ठीक है, तो यह पूछा हुआ प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यह मिट्टी लाल दिखाई पड़ती है क्योंकि इसमें लोहे की ऑक्साइड पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी जो है यह भी लाल दिखाई देती है क्योंकि इसमें लोहा का ऑक्साइड होता है, उसके वजह से। ठीक है, इसमें एल्युमिनियम की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहा का ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, यह मसाला एवं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी में जो है
मसाला और काजू का फसल सबसे अधिक होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि काजू और मसाला का उत्पादन जो है सबसे अधिक किस मिट्टी में होता है, तो लेटराइट मिट्टी में होता है। ठीक है। इसके अलावा भवनों के ईंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए भवन का ईंट जो है, हालांकि आप जानते हैं कि लेटराइट मिट्टी जो है पथरीली होती है, तो पथरीली होने के कारण इसका यदि ईंट बनाया जाता है तो ईंट जो है मजबूत होता है। इस वजह से भवनों को ईंट बनाने के लिए जो है लेटराइट मिट्टी का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। देखिए इस मिट्टी का विस्तार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ भागों में है। लेटराइट मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि इन सभी राज्यों में जो है लेटराइट मिट्टी है। यदि देखा जाए कि लेटराइट मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है, तो वह केरल में है। ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि केरल में जो है सबसे अधिक कोई मिट्टी है तो वह है लेटराइट मिट्टी। ठीक है। इसीलिए केरल में सबसे अधिक जो है मसालों का उत्पादन होता है, यानी मसाला वहां पर होता है। ठीक है। क्योंकि लेटराइट मिट्टी मसालों के लिए उपयुक्त है और काजू के फसल के लिए। ठीक है। देखिए भारत में इन्हीं 4 मिट्टियों का विस्तार सबसे ज्यादा है। कौन कौन सा है, जो अभी आपने पढ़ा, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो ये 4 मिट्टी जो है इनका विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा है। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न जो है इन्हीं 4 मिट्टियों से पूछा जाता है। तो इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा और अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं पर्वतीय या फिर वन मिट्टी। देखिए यह मिट्टी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि इधर जो है हिमालय पर्वत का विस्तार है, यानी हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत के पास जो मिट्टी है उसको जो है पर्वतीय या फिर वन मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जैसे में देखिए कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है। ठीक है। मतलब जिधर जिधर हिमालय पर्वत है उस तरफ जो मिट्टी है उसको पर्वतीय या फिर वन मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह मिट्टी अधिक कठोर होती है। जाहिर सी बात है कि हिमालय पर्वत की जो है मिट्टी है तो कठोर होकबे करेगी। तो ये सबसे कठोर मिट्टी होती है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियों का अभाव है। अब ये कठोर मिट्टी है, पत्थर की तरह है, तो यहाँ पर जो है वनस्पतियाँ उगेगा नहीं। यहाँ अल्पाइन वृक्ष पाया जाता है। अल्पाइन वृक्ष जो है ये पथरीली जगहों पर भी हो जाता है, इसलिए पर्वतीय या फिर वन मिट्टी में अल्पाइन वृक्ष पाया जाता है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि अल्पाइन वृक्ष जो है किस मिट्टी में देखने को मिलता है, तो पर्वतीय या फिर वन मिट्टी में। और पर्वतीय और वन मिट्टी का जो विस्तार है वो हिमालय पर्वत के पास है। ठीक है। यह मसालों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है पर्वतीय मिट्टी, यानी पर्वतीय मिट्टी में जो है मसालों का भी थोड़ा बहुत उत्पादन किया जाता है। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं दलदली या फिर पीटियम मिट्टी। देखिए इस मिट्टी का निर्माण अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। अब अत्यधिक वर्षा और वनस्पति सबसे ज़्यादा सड़ेंगे तो वह मिट्टी जो है दलदल की तरह हो ही जाएगा, इसलिए उसको जो है दलदली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मतलब जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है तो वहाँ पर पानी ज़्यादा लगेगा, पानी ज़्यादा लगने के कारण मिट्टी जो है दलदल की तरह हो जाएगा, इस वजह से उसको दलदलीय मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। देखिए इस मिट्टी में जो है जीवाश्म की भी मात्रा अधिक होती है दलदली मिट्टी में, क्योंकि वनस्पति के और जीव जंतुओं के सड़ने से ही मिट्टी का निर्माण होता है, तो जीवाश्म की भी मात्रा इसमें क्या होगी कि ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से इसको जो है जैव मृदा भी कहा जाता है। तो दलदली मृदा को पीटियम मृदा भी कहते हैं और जैव मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। अब वनस्पतियां जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर सड़ी गली होती है, इस वजह से इसमें ह्यूमस की भी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए यह धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो दलदली मृदा जो है, और धान को बोने के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो ये दलदल होता है, इसलिए इसमें धान की खेती भी क्या होती है, अधिक होती है। तो ऐसे आप रिलेट करके याद रखिए कि धान की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है उसको बोते समय, तो दलदली है ये, इसका मतलब पानी है ज़्यादा, तो धान की खेती के लिए उपयुक्त है दलदली मिट्टी। ठीक है। इसका विस्तार देखिए केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि केरल में, उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में
दलदली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, अगला मिट्टी हम देखते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। देखिए इसी को जो है शुष्क मिट्टी कहा जाता है। तो देखिए इस मिट्टी में नमी की कमी होती है क्योंकि यह जल को कम सोखता है। जो मरुस्थलीय मिट्टी होता है इसमें जो है नमी की कमी होती है क्योंकि यह जल जो है नहीं सोखता है, इस वजह से इसको बलुई मिट्टी कहते हैं। देखिए बालू जो होता है यह पानी को सोखता नहीं है, पानी को अंदर भेज देता है, पानी को खींच के कहाँ भेज देता है, अंदर, सोखता यह नहीं है। ठीक है, तो मरुस्थलीय मिट्टी भी जो है पानी को नहीं सोखता है, इसलिए इसको बलुई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये होता है, जैसे राजस्थान में, यहाँ पर जो देखिएगा कि मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है ह्यूमस की कमी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी जो होता है इसमें ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए इस मिट्टी में बाजरा, ज्वार और सरसों की फसल उगाई जाती है। अब ह्यूमस की कमी होगी तो मोटा अनाज को उगाना पड़ेगा, तो जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, सरसों, इसका जो है उत्पादन किया जाता है, इसका जो है उगाया जाता है मरुस्थलीय मिट्टी में। ठीक है, देखिए इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब में, हरियाणा के कुछ भागों में इसका जो है विस्तार देखने को मिलता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सब मरुस्थलीय मिट्टी है, और मरुस्थलीय मिट्टी को शुष्क मिट्टी भी कहा जाता है। शुष्क का मतलब ड्राई यानी सूखा, यह नमी इसमें होता नहीं है, इसलिए इसको शुष्क मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे लास्ट मिट्टी, लवणीय मिट्टी। देखिए इस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि ये नाम से ही क्लियर है, लवणीय यानी लवण यानी नमक होता है। तो इस मिट्टी में नमक की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए इसे लवणीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अधिक है इसलिए इसको लवणीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसे जो है ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि लवणीय मिट्टी का अन्य क्या नाम है, तो ऊसर मिट्टी है। ठीक है, या फिर ऊसर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। देखिए लवणीय मिट्टी जो है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि लवणीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक गुजरात में है, और वो भी गुजरात के कच्छ का जो रण है उसमें जो है लवणीय मिट्टी को देखने को मिलता है। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा क्या होता है। तो देखिए जब मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे जो है अम्लीय मृदा कहा जाता है। कोई भी मिट्टी हो उसमें जब अम्ल की मात्रा क्या होता है कि बढ़ जाता है, अम्ल यानी एसिड होता है, तो इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको जो है अम्लीय मृदा के नाम से जाना जाता है। मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का पानी का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि किसी खेत की मृदा की अम्लीयता बढ़ गई है, यानी वहाँ की मिट्टी जो है अम्लीय हो गई है, तो उसमें जो है चूने के पानी को छिड़का जाता है, चूने के पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, तो जो है उसकी अम्लीयता घट जाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो चूने का उपयोग किया जाता है, यानी चूने के पानी का। ठीक है, और जब मिट्टी की अम्लीयता यानी क्षार की मात्रा बढ़ जाती है और अम्ल की मात्रा घट जाती है तो वह मिट्टी जो है क्षारीय हो जाता है, और उसको जो है क्षारीय मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मिट्टी के क्षारीयता को दूर अगर करना है, क्षारीयता को कम करना है, तो इसके लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसी भी मिट्टी में अगर वह क्षारीयता ज़्यादा हो गया उस मिट्टी में, तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो उसकी क्षारीयता कम हो जाता है। अब देखिए अम्लीयता और क्षारीयता को कम करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जो है किसी भी फसल को उगने के लिए ना ही मिट्टी को सबसे अधिक अम्लीय होना चाहिए और ना ही उसको क्षारीय होना चाहिए, मतलब दोनों मेंटेनेंस में रहेगा तब जाकर कोई भी फसल का उत्पादन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए किसी भी मिट्टी में अगर अम्लीयता या फिर क्षारीयता अधिक हो जाती है तो उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, देखिए पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का जो पीएच है वह 6 से 7 होना चाहिए। इससे अगर अधिक हो जाए तो कहा जाएगा कि क्षारीयता बढ़ गया है, तो क्षारीयता बढ़ गया तो उसके लिए जिप्सम का प्रयोग करेंगे। अगर पीएच इससे कम हो जाए तो कहा जाएगा अम्लीयता बढ़ गया है, तो उसके लिए हम चूने पानी का उपयोग करेंगे। मतलब जो है मिट्टी का पीएच 6 या फिर 7 इन्हीं दोनों के बीच में रहना चाहिए, तब जाके उस मिट्टी में किसी भी तरह का फसल का अच्छा उत्पादन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है।